25 मई 2024 को हरियाणा के रोहतक में लोकसभा का चुनाव चल रहा था। लोग मतदान कर रहे थे। उसी का एक गांव जिसका नाम जसिया था, वहां पर कुछ ग्रामीणों ने एक पुलिस वाले को पकड़ा और उसको पीटना शुरू कर दिया। लगभग 151 ग्रामीण लोग थे जो एक पुलिस वाले को पीट रहे थे। इस दृश्य को बहुत सारे लोग देख रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार क्या मामला है, क्यों उस पुलिस वाले को लोग पीट रहे थे। वही नजदीक पर एक चौकी थी, घिल चौकी, वहां पर लेकर वे लोग चाहते हैं और सच्चों के सुपुर्द कर देते हैं। कहते हैं कि यह जो तुम्हारा सिपाही है वहां पोलिंग बूथ पर एक लड़की से नंबर मांग रहा था, मुझे अपना नंबर दे दो। यह उस लड़की की खूबसूरती पर फिदा हो गया था और उस पुलिस वाले ने उस लड़की का नंबर मांगा तो ग्रामीण भड़क जाते हैं। वो लड़की जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि साहब देखो, मेरा यह नंबर मांग रहे हैं। बस इतना था कि हंगामा खड़ा हो गया। कई बड़े अधिकारी आते हैं, तब जाकर मामला शांत होता है। लड़की के पास कोई नंबर नहीं पाया गया और ना ही कोई ऐसा सबूत पाया गया जिससे कि यह पता चल सके कि उस पुलिस वाले ने नंबर मांगा था या इसने नंबर दिया था। लेकिन लड़की ने आरोप लगाया तो पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी रही। तो दोस्तों नमस्कार, क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए। तो आज की जो सच्ची घटना है, आज की जो कहानी है, उसको सुनाना शुरू करता हूँ। यह कहानी एक खाकी वर्दी वाले की है। एक व्यक्ति को प्यार हो जाता है और उसकी पहले से ही शादीशुदा होता है, जबकि प्यार एक लड़की से नहीं बल्कि दो लड़कियों से हो जाता है। जब ये कहानी सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसने वर्दी पहनी थी या लोगों को मदद करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए थी, ना कि उनका भक्षक बनने के लिए थी। आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है? तो दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला है कानपुर नगर, और इसी का ही एक थाना लगता है, बथ थाना। यहीं की रहने वाली एक लड़की जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है, उसके माता पिता नहीं हैं, वे खत्म हो चुके हैं और उसकी बूढ़ी माँ है और छोटी बहन है। उसी लड़की पर ही परिवार की पूरी जिम्मेदारी थी। 1.5 साल पहले की यह बात है। वह लड़की सचिन कुमार नाम के लड़के, सचिन कुमार मोरल और इस लड़की दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। चैटिंग के थ्रू बहुत देर तक चैटिंग करते, एक दूसरे के सुख और दुख की बातें भी जानने लगते थे। लड़की ने अपने बारे में बताया कि उसके परिवार में माता हैं और उसकी एक छोटी बहन है। उसके पिता खत्म हो चुके हैं और उसी पर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। जब लड़के ने बातचीत हुई तो लड़के ने कहा कि उसकी उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर के तौर पर पोस्टिंग हुई है और अभी फिलहाल हाल ही में वो कानपुर में है। जैसे ही लड़की ने यह बात सुनी तो लड़की भी चहक जाती है, क्योंकि लड़की तो खुद ही कानपुर की रहने वाली होती है, जो कि थाना बथ क्षेत्र की थी। अब इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। पहले चैटिंग होती थी, फिर उसके बाद दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। तो इन दोनों ने मिलने जुलने का भी सिलसिला शुरू कर दिया। अब कहीं मौका होता था तो ये दोनों आपस में मुलाकात कर लिया करते थे। मुलाकात करते करते नज़दीकियां और ज़्यादा बढ़ गई। यह लड़का जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर होता है, हरवंश मोहल्ला थाना क्षेत्र का एक इलाका है, लोकमान मोहल तिलिया, वहां पर अपने कमरे पर रहता था।
इसने एक लड़की को अपने कमरे पर इनवाइट किया। जब लड़की उसके कमरे पर जाती है तो पहली बार वह मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। जब करीब आ जाते हैं तो वह पहली बार एक दूसरे से जब फिजिकल होते हैं तो इसी बीच में लड़की विरोध करती है, कहती है कि मैं यह नहीं कर सकती, मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। वह बातें लड़की विरोध कर रही थी। कुल मिलाकर लेकिन उस दरोगा ने उस लड़की को अपने मोहब्बत के, अपने प्यार के कुछ इस तरह से प्रेम जाल में फंसाया और कहा कि तुम परेशान क्यों होती हो, हम दोनों ही बालिग हैं और वैसे भी ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आगे चलकर शादी कर लेंगे। जब बात शादी की आती है तो लड़की स्वीकार कर लेती है, हामी भर लेती है और तैयार हो जाती है। इसके बाद इनका पहली बार नहीं बल्कि लगातार 10 महीने तक एक दूसरे से मिलना जुलना चलता रहता है और ये एक दूसरे जब भी मौका मिलता था तब मिलते थे। इस लड़की के साथ वे शारीरिक संबंध बनाया करता था और लड़की भी शायद इस बात का विरोध नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक दिन इसी लड़की ने एक और लड़की को इस दरोगा के साथ जब देखा तो लड़की थोड़ा बफड़ जाती है, कहती है कि यह दूसरी लड़की कौन है। वह कहता है कि यह मेरी प्रेमिका है और जब तक वह पहले से ही एक और प्रेमिका उसकी होती है तो इसकी बात को लेकर लड़की विवाद करने लगती है, विरोध करने लगती है। तब उस दरोगा ने उस लड़की को अपने कमरे में धक्का देते हुए भगा दिया और कहा कि भविष्य में अगर इधर आसपास आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रही हो। उसने अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए उस लड़की को किसी इस तरह डराया, धमकाया जिससे लड़की थोड़ी सहम जाती है और परेशान हो जाती है। यही नहीं, जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वह लड़की ने भी उसको बहुत बुरी तरह से डांटा फटकारा और कहा कि तुम इधर आई तो तुम्हारा अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। अब लड़की परेशान हो जाती है, वह करे तो क्या करे। उसने एक प्रार्थना पत्र दिया और उस प्रार्थना पत्र जब संबंधित थाने में पहुंचाया तो एक दरोगा के रिलेटेड था तो इसीलिए उस प्रार्थना पत्र को दबा दिया जाता है। लड़की करे तो करे क्या, क्योंकि उसके लगभग 10 महीने तक उसका शारीरिक शोषण किया था। उसको एक सपना दिखाया था कि तुमसे वह शादी करेगा, लेकिन शादी की जब नौबत आती है और उसको पता चलता है कि उसने उस लड़की को छोड़कर और एक लड़की से नज़दीकियां बढ़ा ली। अब यह फरवरी 2024 के आसपास का मामला था। कानपुर के ही पुलिस कमिश्नर होते हैं स्वर्णकार, यह लड़की उनके पास जाती है, प्रार्थना पत्र लिखती है और पत्र लिखने के बाद उनसे कहती है कि साहब, इस तरह से इस बात को सुनते हैं कि उन्हें बड़ा अजीब लगता है। पुलिस आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती है। पहले तो इस मामले की जांच बढ़ाने के आदेश करते हैं और उसके साथ कहते हैं कि जितनी भी जल्दी हो सके इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए। अब जब दरोगा के खिलाफ एफआईआर की बात आती है तो दरोगा पहले से ही उस थाने में पहुंच जाता है और जाकर कहता है कि साहब, इस मामले में एफआईआर दर्ज मत करना। किसी को भी जो तरकीब थी, जो भी पुलिस को उन्होंने समझाया था, एफआईआर दर्ज होती नहीं है। और इसी बीच में आदेश आता है कि एफआईआर के स्वर्णकार जो कि पुलिस कमिश्नर होते हैं उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। अब जब ट्रांसफ़र हो जाता है तो लड़की थोड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर ने ही उनकी बात को बड़ी गंभीरता से सुना था, साथ ही जांच के आदेश दिए थे और एफआईआर का आदेश दिया था। वो लड़की और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब इसके बाद में एक और नए कमिश्नर आते हैं जिनका नाम अखिल कुमार होता है। उस लड़की ने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद
फिर नए पुलिस कमिश्नर के पास जाती है और जाकर पूरी कहानी बयां करती है कि सर हम लोगों की इस तरह से कमिश्नर सुनी तो उनको बड़ा गुस्सा आता है। उन्होंने भी इस मामले की जांच पड़ताल के आदेश दिए और साथ ही कहा कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले में एफआईआर दर्ज करना और उसके बाद फिर मुझे सूचित भी करना। लेकिन पुलिस कमिश्नर के इस आदेश को भी ठीक से वैसे ही लिया गया जैसे कि पिछले स्वर्णकार पुलिस कमिश्नर के आदेश को लिया गया था। इस दरोगा ने अपने प्रभाव का, अपने बल का, फिर अपने किसी भी तरकीब का फायदा उठाते हुए सीधा इस मामले में एफआईआर होने नहीं दी। अब ये लड़की और परेशान होती है। तीसरी बार फिर से पुलिस कमिश्नर के पास जाती है, जो कि दूसरी बार अखिल कुमार के पास, और तीसरी बार क्योंकि इनसे पहले का ट्रांसफर हो चुका था। अब इस लड़की ने जाकर कुछ भी नहीं कहा और खड़े होकर वह ऑफिस में अधिकारी के सामने रोने लगती है। अधिकारी देखते ही उसे पहचान जाते हैं कि यह लड़की तो वही है जिसने अभी कुछ दिन पहले एक प्रार्थना पत्र दिया था। लेकिन जब प्रार्थना पत्र की बात आती है, उससे पूछा जाता है कि बेटा तुम परेशान क्यों हो, क्या दिक्कत है? तो उसने कहा कि साहब मैं पहले भी शिकायत दे चुकी हूँ, अभी भी शिकायत दे रही हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जैसे ही पुलिस कमिश्नर ने यह बात सुनी, उसको बड़ा अजीब लगा कि आखिरकार वो दरोगा शायद अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए शायद एफआईआर दर्ज होने नहीं दी जा रही है। जब पुलिस कमिश्नर के आदेश को इस तरह से नहीं स्वीकारा गया, नहीं लिया गया, तो वही होता है जो होना था। सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। आखिरकार उन्होंने एक डीसीपी होते हैं अर्चना सिंह, उनको बुलवाया, उनसे कहा कि पहले इस मामले की जांच पड़ताल करिए अपने स्तर से, और जांच पड़ताल करने के बाद देखिए कि क्या ये लड़की सही बोल रही है या गलत बोल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पुलिस को बदनाम करने के लिए कोई साजिश रच रही है। अब जैसे ही ऐसी अर्चना सिंह के पास ये मामले की जांच पहुंचती है, तो वो जांच करने के बाद पता चलता है कि वो जो दरोगा होता है सचिन कुमार मोरल, दरअसल वो तो पहले से ही शादीशुदा है। उसकी शादी हो चुकी है और अपनी पत्नी से विवाद भी चल रहा है। इस लड़की ने इससे प्यार मोहब्बत का नाटक किया, बल्कि उसकी एक और गर्लफ्रेंड होती है और उसके साथ वह आराम से रह रहा था। अर्चना सिंह को जैसे ही इस मामले को पता चला, यह पूरी जानकारी जुटाई जाती है, वो कमिश्नर साहब को बताती है। कमिश्नर साहब को रिपोर्ट भेजी जाती है और कमिश्नर साहब फिर आदेश करते हैं इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के। थाना हरबंस मोहन एक थाना लगता है, वहां पर इस मामले में एफआईआर दर्ज हो जाती है। बताया जाता है कि 22 मई 2024 को एफआईआर दर्ज हो जाती है और जैसे ही एफआईआर की कहानी अगले दिन अखबार में 23 मई 2024 को अखबार में प्रकाशित होती है, उसके बाद दरोगा अंडरग्राउंड हो जाता है। वह छुप जाता है, दुबक जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस उसे पकड़ कर ले जाए। अब वह अपनी जान बचाता घूम रहा है और पुलिस ने उसकी प्रेमिका होती है, वो प्रेमिका ने भी उस लड़की को धमकाया था, इसीलिए उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। फिलहाल उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है और पुलिस उसको तलाश कर रही है। तलाश होने के बाद जब वो पुलिस के हत्थे चढ़ा दरोगा, उसके बाद फिर कहानी का मामला सामने आ सकेगा कि किस तरह से उसने लड़की का शोषण किया और क्या क्या कहानी है। तो इस मामले में अभी फिलहाल चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। तो दोस्तों, इसीलिए यह बताया जाता है कि पुलिस ने कोई भी अधिकारी इनको सस्पेंड नहीं कर सकता। शायद उच्च लेवल पर ही जो चुनाव आयोग है वह शायद इनको सस्पेंड करेंगे, और सस्पेंड करेंगे तो उसके बाद जाहिर सी बात है
कि इनके खिलाफ कुछ न कुछ बड़ा मामला हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय जरूर बताइएगा और आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपने जीवन में मस्त रखिए। हमको इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।